नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम सीईटी एग्जाम के लिए स्पेशली हिंदी की क्लास करते हैं और इस क्लास के अंदर जो पिछले पेपरों में हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए तो उन सभी क्वेश्चन का डिटेल से सोल्यूशन करने वाले हैं और एग्जाम से पहले फास्ट रिवीजन हो जाएगा हिंदी के वो महत्वपूर्ण टॉपिक, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास और सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। और इसके अलावा देखिए आज हम करने वाले हिंदी की मैराथन क्लास और इससे पहले मैथ की मैराथन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके साथ एक हरियाणा जीके की मैराथन क्लास कर चुके हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस है, तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वरना प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, गाय जो है वो क्या करती है? गाय रंभाती है, रेंगती है, बलबलाती है, ये इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना गाय के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। गाय क्या करती है? गाय आपकी रंभाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे ये पूछे गधा जो है वो क्या करता है तो गधा रेंगता है। नेक्स्ट, छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सके उसको क्या बोलते हैं? तो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सके उसको क्या बोला जाता है? वर्ण बोला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। इसके साथ ही यहां पर जो दिया गया शब्द, तो जो वर्ण जो है ना, ये वर्णों के मेल को, यानी कि शब्द के बारे में अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो उनको क्या बोलते हैं? वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? वर्णों के मेल को शब्द बोला जाता है। तो यहाँ पर ये शब्द दिया गया और यहाँ पर जो आएगा कि छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और ज्यादा टुकड़े ना हो वो कहलाई जाती है वर्ण आपकी। नेक्स्ट, पदों के ऐसे व्यवस्थित समूह को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो उसको क्या बोलते हैं? तो पूर्ण अर्थ का बोध हमें किससे पता लगता है? जब कोई वाक्य के अंदर कोई हमें दिया होगा कि हाँ ये काम करना है, तो उससे हमें क्या है, उसके बारे में कंप्लीट बोध होगा कि वो पद जो वो क्या कहना चाहता है। इसका मतलब पदों के ऐसे व्यवस्थित समूह जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो उसे हम वाक्य बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या दिया गया, जैसे ऊपर दिया गया था छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड ना हो, तो यानी कि सबसे छोटा जो है वर्ण है। वर्णों के मेल को शब्द बोलते हैं और शब्दों के सार्थक मेल को क्या बोला जाता है? वाक्य बोला जाता है। सार्थक यानी जो मीनिंगफुल आपका जो एक अरेंजमेंट बनाया जाता है तो उसको आपका वाक्य बोलता है, जिसका एक पूर्ण अर्थ का बोध निकलता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर रहेगा। अधः प्लस गति यानी अधोगति में कौन सा उदाहरण है इसके अंदर? तो यहां पर कौन सा संधि के बारे में पूछा गया है? और संधि के बारे में क्वेश्चन पूछे जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी। संधि के बारे में पूछे कि इसके कितने भाग होते हैं? तो संधि तीन तरह की होती है, यानी इसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है कौन सी? स्वर संधि। एक तो होती है स्वर संधि, दूसरी यहां पर पूछा जाए वो कौन सी? व्यंजन संधि हो जाएगी दूसरी, और तीसरी आपसे अगर पूछे तो कौन सी? विसर्ग संधि। तो ये तीन जो है वो टाइप होते हैं किसके? तीन प्रकार होते हैं किसके? संधि के। एक स्वर संधि, एक व्यंजन और एक विसर्ग संधि। अब यहाँ पर स्वर संधि के बारे में भी आगे पूछा जा सकता है कि इसके आगे कितने भेद है, क्योंकि स्वर संधि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पांचों के पांचों भेद जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके पांचों भेद भी आप ध्यान रख लेना। पांच इसके भेद है, पांच प्रकार है स्वर संधि के। एक हो गया कौन सा? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी या दीर्घ संधि। इसके बाद दूसरी आपके सामने हो जाएगी गुण संधि। तीसरी है वो कौन सी हो जाएगी? वृद्धि। और इसके बाद चौथी जो है वो कौन सी हो जाएगी? यण। और पांचवी जो है वो कौन सी हो जाएगी? अयादि संधि। तो ये स्वर संधि के आपको ध्यान रखने हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये पांच टाइप होते हैं स्वर संधि के। तो यहाँ पर कौन सा दिया गया? अधः प्लस गति। तो एक चीज यहाँ पर देखने वाली है, ये क्या लगा हुआ है? विसर्ग। तो इसका मतलब ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये हो जाएगी विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर है। जो पढ़ा ना गया हो उसे क्या बोलते हैं? तो जो पढ़ा ना गया हो उसे क्या बोलेंगे? अपठित बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका। इसके बाद विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से होता है? तो देखो सबसे पहले आप सभी ये जानते हैं कि विशेषण क्या होता है। तो विशेषण हम किसके लिए यूज करते हैं? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जिसके द्वारा बताई जाती है उसको क्या बोलते हैं? विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको विशेषण बोला जाता है। और ये विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको विशेष्य बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे कि वह होनहार छात्र है। कौन सा? वह होनहार छात्र है। ये हम इसके अंदर एक सेंटेंस ले लिया। इसके अंदर एक चीज देखो क्या दिया गया है, ये क्या है? छात्र है। ठीक है, वह छात्र है। इसकी विशेषता क्या है कि वो होनहार है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका विशेषण हो जाएगा। लेकिन ये विशेषण है ना, तो इस विशेषण का विशेष्य क्या है? विशेष्य का मतलब ये विशेषण किसके लिए यूज किया गया है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? इसके लिए ये विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसको हम विशेष्य बोलते हैं। अब यहाँ पर जो दिया गया कि विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से होता है,
तो अगर हम यहाँ पर एक चीज लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर इसको रफ करके यहाँ पे यही सेंटेंस ले लेते हैं। इसने क्या दिया कि वह होनहार छात्र है, यहाँ पर इसको ये लिख लिया, या लिख सकते हैं वह छात्र क्या है, होनहार है, ये भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब बनता है। अब इसमें ये देखना आप यहाँ पे कि विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग या तो एक बार, या तो विशेषण इसके पहले आ सकता है या विशेषण इसके बाद में आ सकता है, सिर्फ दो ही प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से, या तो इसके पहले आ सकता है या इसके बाद में आ सकता है। इसके बाद है क्रिया विशेषण के कितने भेद है। तो क्रिया विशेषण के बारे में यहां पर क्या रहेगा, जो क्रिया की विशेषता बताती है। विशेषण हमने अभी पढ़ा जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन जब क्रिया वर्ड लग गया तो ये कौन सा हो जाएगा कि जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है वो हमारा क्रिया विशेषण होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राम धीरे चलता है, राम धीरे चलता है, इसका मतलब राम चलता है और वो चलने की उसकी एक क्रिया है, और वो क्रिया के बारे में बता रही है कि वो क्रिया किस तरह से हो रही है, वो धीरे हो रही है। तो ये क्या होती है, इसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। इसके भेद पूछा गया है, इसके कितने भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण के आपसे भेद पूछा गया, 4 भेद हो जाएंगे। कौन कौन से, सबसे पहला कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा, कालवाचक क्रिया विशेषण। एक तो ये हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन जब बनेगा ना इन्हीं से बनेगा। विशेषण के कितने टाइप है, क्रिया विशेषण के कितने हैं, संज्ञा कितने टाइप की होती है, संधि कितने टाइप की होती है, स्वर संधि के कितने प्रकार है, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट एक आपसे पूछेगा यहाँ पे कौन सा दूसरा बनता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा जो बनेगा वो कौन सा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा जो हो जाएगा वो कौन सा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये 4 जो है वो भेद होते हैं किसके, क्रिया विशेषण के। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। जिन स्वरों के साथ दीर्घ स्वरों में से भी अधिक समय लगता है उनको क्या बोलते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है उनको हम क्या बोलते हैं। देखो सबसे पहले स्वर की बात की जाए, आपके स्वर व्याकरण के अंदर स्वर कितने होते हैं, तो 11 प्रकार के नहीं, टोटल 11 स्वर होते हैं व्याकरण के अंदर। हिंदी व्याकरण में कुल 11 स्वर होते हैं। इन 11 में भी अगर आपसे दिए किस तरह से इनको किया जाता है, तो एक तो आपका कौन सा ह्रस्व स्वर, और एक आपका कौन सा दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर जो है ना वो कितने, 4 प्रकार के होते हैं, 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, प्रकार नहीं। आपके टोटल कितने होते हैं, ए आ ई ई, ये हम लिखते हैं ना, ये टोटल 11 होते हैं। इनमें ह्रस्व के बारे में पूछा गया, ये टोटल 4 होते हैं, जैसे जिनमें टाइम कम लगता है बोलने में, जैसे ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इनमें टाइम कम लगता है, ये आपके ह्रस्व स्वर हो जाएंगे। इसके अलावा कितने बचे हैं, कुल पीछे 7, ये 7 आपके कौन से हो जाएंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। हम इनके ऑप्शन की बात करें जो यहाँ पे दिया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। तो बाकी बचे 7, कौन कौन से, जैसे आ, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये कौन से हो गए, देखो 3, 6 और 7, ये 7 वो हैं जिनको दीर्घ स्वर इनको बोला जाता है। टोटल कितने हो गए, 11। तो ये तो बात हुई ह्रस्व और दीर्घ। इसके बाद इसने बोला कि वो स्वर जिनमें इन दीर्घ स्वरों से भी ज्यादा समय लगता है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर आपके कौन से होते हैं, जैसे ओम हम बोलते हैं, ओम, तो ओम जो है वो आपका एक तरह का प्लुत स्वर है, और जो दीर्घ स्वर है उनसे भी इसके अंदर ज्यादा टाइम लगता है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, तो हमने अभी अभी पढ़ा कुल 11 होते हैं, जिनमें एक तो आपका ह्रस्व स्वर हो जाएंगे जो कि 4 है, और दीर्घ अगर पूछे कितने तो 7 जो दीर्घ स्वर, कुल मिला के टोटल हो जाएंगे 11 स्वर। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्द का सही अर्थ जो है वो क्या है, निम्नलिखित हम यूज करते हैं, आपने देखा होगा सेंटेंस के अंदर निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखा गया है उसको आपको पढ़ना है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, निम्नलिखित, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जिन क्रियाओं के साथ 2 कर्मों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं। तो जिन क्रियाओं के साथ 2 कर्म का यूज, 2 कर्म हो गई, इसका मतलब द्विकर्मक क्रिया जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पर बात की जाए किसकी, क्रिया की, तो क्रिया की अगर बात की जाए यहाँ पे कौन कौन सी क्रिया के जो है वो रचना के भेद पर आपसे पूछेंगे, रचना के भेद पर कितने इसके प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। एक तो क्रिया होती है अकर्मक और एक आपकी होती है सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें अकर्मक क्रिया कौन सी है, अगर हम अकर्मक क्रिया के अंदर हम देखें जहां पर कर्म नहीं होता, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि राम सोता है, तो राम सोता है, इसके अंदर क्या है, ये आपका कर्ता हो गया, ये क्रिया होगी, तो इसमें कर्म कहीं पे नहीं दिया गया, सिर्फ राम सोता है, एक तरह का सेंटेंस है, मतलब ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। उसके बाद सकर्मक के अकॉर्डिंग राम जो है चारपाई पे सोता है, या इसके अलावा राम पुस्तक पढ़ता है, जैसे हम ये लिख देते हैं राम पढ़ता है, तो वो तो अकर्मक हो गया, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। तो ये क्रिया के रचना के भेद पर 2 प्रकार है। और दूसरा यहाँ पे सकर्मक के अंदर ये आपका आता है कौन सा,
द्विकर्मक, जिसके अंदर आपकी क्या है, दो कर्मों का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राम ने क्या किया, राम ने श्याम को रुपए दिए, राम ने श्याम को रुपए दिए। अब इसमें क्या है, राम ने श्याम को रुपए दिए, इसमें क्या है आपकी यहाँ पे दो कर्म है इसके अंदर। कौन कौन से, एक तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, राम ने श्याम को रुपए दिए, एक तो कर्म हो गया इसमें श्याम, और एक हो गया रुपए, ठीक है, श्याम और रुपए। इसमें अगर रुपए को देखा जाए, ये आपका मुख्य कर्म हो जाएगा, मुख्य कर्म। और ये जो दूसरा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, गौण कर्म बोलते हैं, गौण कर्म, ठीक है। मुख्य कर्म मतलब जिसके बिना सेंटेंस अधूरा है। अगर हम श्याम को ना भी लिखें तो भी एक तरह से सेंटेंस बनता है, राम ने रुपए दिए, ठीक है। लेकिन अगर रुपए हटा दिए तो राम ने श्याम को दिए, तो यहां पर वो सेंटेंस पूरा नहीं होता। तो ये आपका गौण कर्म है, ये मुख्य कर्म है। इस तरह की क्रियाओं जिनमें दो कर्मों का यूज होता है उनको द्विकर्मक क्रिया बोलते हैं। वैसे अकर्मक सहकर्मक दो भेद है रचना के आधार पर क्रिया के। किस शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के साथ आदर दिखाने के लिए किया जाता है, तो आप मध्यम पुरुष अन्य पुरुष, देखो आपका मध्यम पुरुष कौन सा होता है, एक अन्य पुरुष। अगर हम किसी के एक हमारे सामने जो खड़ा है जिससे हम बात करें वो मध्यम पुरुष, और किसी तीसरे पर्सन की बात करें वो अन्य पुरुष, तो उनको हम आदर दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, आपका यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठोकरें खाना मुहावरे का अर्थ क्या है, सीटी एग्जाम की तैयारी करने वाला हर एक छात्र अच्छे से जानता है इसका मतलब क्या है, क्या हो जाएगा, दुख उठाना। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अब हमसे सहा नहीं जाता, तो इस वाक्य में ये किसका उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है। सबसे पहले देखो ये क्या दिया गया है, ये वाच्य दिए गए हैं इसके अंदर, और वाच्य के अकॉर्डिंग कुल जो है वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका कृत्य वाच्य, एक कर्म वाच्य, एक भाव वाच्य। अब इसमें क्या दिया गया है, अब हमसे सहा नहीं जाता, तो इसमें आपका कौन सा आ जाएगा, इसमें भाव वाच्य आ जाएगा, क्योंकि इसमें भाव का व्यक्त किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कृतवाच्य का। कृतवाच्य आपका नॉर्मल सेंटेंस होता है, जैसे लड़का फुटबॉल खेल रहा है, एक तरह का कृतवाच्य हो जाएगा। इसके बाद कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में क्या लगता है, द्वारा लगता है, जैसे लड़के के द्वारा फुटबॉल खेली जाती है, तो वो कर्मवाच्य है। और भाववाच्य में क्या हो जाएगा, लड़के से खेला नहीं जाता, तो वो एक तरह का भाववाच्य के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। अनुपम शब्द का समानार्थक क्या है, तो अनुपम शब्द का समानार्थक कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर अपूर्व हो जाएगा, या अनूठा होता है, अनोखा, अनोखा, अनोखा हो जाएगा, या अनूठा, ये क्या है, समानार्थक शब्द है अनुपम के। नेक्स्ट, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद है, तो देखो सबसे पहले विशेषण की हम बात कर चुके हैं। कौन सा विशेषण है, विशेषण आपके वो है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसके बाद आपसे ये पूछता है कि विशेषण के भेद कितने हैं, विशेषण के प्रकार कितने हैं, तो विशेषण आपका जो है कितने प्रकार का, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, सबसे पहले एक तो आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा आपका संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक। इसके बाद आपका आता है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और इसके बाद एक आता है आपका सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 जो है वो सार्वनामिक विशेषण, तो ये 4 आपके जो है प्रकार होते हैं किसके, विशेषण के। और इसी विशेषण के टाइप में एक आता है आपका संख्यावाचक, और उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। संख्यावाचक आपके 2 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। और दोनों टाइप कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक होता है, और एक आपका कौन सा, अनिश्चित संख्यावाचक। ये 2 प्रकार होते हैं इसके अनिश्चित संख्यावाचक। अब इनके एग्जाम्पल कौन से जिससे याद रह जाए, निश्चित संख्यावाचक का मतलब संख्या के बारे में हमें निश्चित बोध हो, जैसे 2 किलो, 3 किलो, 1, 5, 4, ये होता है आपका निश्चित संख्यावाचक, जिसमें संख्या के बारे में हमें निश्चित बोध हो कि वो एग्जैक्टली है कितनी। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक के अंदर क्या दिया गया, जिसमें हमें निश्चित उसके बारे में नहीं पता हो, कई किलो है, वहां पे अनेकों लोग खड़े हैं, हमें ये तो नहीं पता कितने लोग खड़े हैं, तो वो आपके आते हैं अनिश्चित संख्यावाचक में। तो ये 2 प्रकार हो जाएंगे, 2 भेद हो जाएंगे किसके, संख्यावाचक विशेषण के। नेक्स्ट है देशभक्ति तत्पुरुष समास किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में आपसे पूछे, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी देने वाला जो समास होता है वो तत्पुरुष समास। इस आपसे क्वेश्चन जब बनता है कई बार ये पूछता है कि किस समास में उत्तर पद या दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो जो तत्पुरुष समास है ना, उसमें दूसरा पद इसका प्रधान होता है, ठीक है। जैसे अगर आप इसको लगाओगे तत् प्लस में पुरुष, इसको हम ये बना लेते हैं तत् प्लस में पुरुष, ये इसको लिख लिया। अब इसमें क्या है, पुरुष, देखो पुरुष प्रधान होता है, वैसे ही आपको जानते हैं आज के टाइम में पुरुष ही सबसे ज्यादा प्रधान है, तो आपका क्या हो जाएगा, इस अकॉर्डिंग आप ध्यान रख लें, जो सेकंड दूसरा पद इसका जो है वो प्रधान होता है। देशभक्ति, देशभक्ति को हम क्या लिख सकते हैं, देश
के लिए भक्ति, तो क्या लिख सकते हैं, देश के लिए भक्ति, ठीक है। और इसमें कौन सा लगता है, तो यहाँ पर देखो कर्ण, कर्ण जो है ना उसके अंदर आपका कौन सा लगता है, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, जिसके बीच में से लगेगा वो आपका कर्ण तत्पुरुष समास। अपादान के, अपादान आपका कौन सा हो जाएगा, अपादान से, यानी कि ये तो अलग होने के बारे में होता है अपादान, लेकिन देशभक्ति में तो अलग होने का नहीं है। संप्रदान में आता है क्या, के लिए, जहां पर के लिए लग गया वो आपका संप्रदान के लिए है, यानी कि देश के लिए भक्ति, तो आपका क्या बनेगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान तत्पुरुष समास, इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। वे शब्द जिनका रूप बदल जाता है उन्हें शब्द को क्या बोलते हैं, वे शब्द जिनका रूप बदल जाता है उनको क्या बोलते हैं, उनको रूप बदल जाता है मतलब वो विकारी शब्द हो गए। अब विकारी शब्द आपसे ये पूछे कि हिंदी में, हिंदी व्याकरण के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के व्याकरण के अनुसार शब्द के दो भेद होते हैं, एक तो विकारी और एक अविकारी, दो भेद होते हैं इसके। और जिसमें देखो जैसे आपके सामने क्या दिया गया है, विकारी शब्द, विकारी शब्द वो होते हैं जो आपके बदल जाते हैं, जैसे हम ये ले लेते हैं कि अच्छा, अच्छा एक एग्जाम्पल है, जैसे बुरा है, अगर ये किसके आपके हिसाब से ये बदल जाते हैं, जैसे अगर यहाँ पर एक वचन से बहुवचन हो गया तो अच्छे की जगह पे हमें अच्छा लगाना पड़ेगा, बुरे की जगह पे बुरा, वह अच्छा लड़का है, वे अच्छे लड़के हैं, तो यहाँ पर चेंज हो गया ना ये वाला, तो ये होते हैं विकारी शब्द जो जिनका रूप जो वो बदल जाता है। लेकिन दूसरा यहाँ पर दे रखा अविकारी, जैसे किंतु, परंतु, क्या ये बदल जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं बदलेंगे, ऐसे के ऐसे रहेंगे, इनको आपका बोला जाता है अविकारी। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। नेक्स्ट, विशेषणों के आगे ओ लगाने, ओ जोड़ने से समुदायवाचक विशेषण बनते हैं, किन विशेषणों के आगे, तो इसका कौन सा हो जाएगा, पूर्णांक बोधक जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। जैसे पूर्णांक बोधक आपके कौन से, पूर्णांक, देखो नाम में दिख रहा है पूर्णांक, यानी कि जैसे हम ये लगा लेते हैं 5, ठीक है 5, तो 5 लगा दिया, अगर इसके पीछे हम ओ लगा दे, जैसे पांचों व्यक्ति लगा देते हैं, जैसे एक तो हमने ये लगा दिया कि 5 लगा दिया, ठीक है, अगर हम इसके लास्ट में ये लगा देते पांचों व्यक्ति, तो इसका मतलब वो किसका बोध करा रहे हैं, कि एक समुदाय का बोध करा रहे हैं, कि वो सामने जो खड़े हैं उनमें 5 व्यक्तियों का एक समूह है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, समुदाय बोधक, ठीक है। तो पूर्णांक बोधक में अगर हम लास्ट में ओ लगा देते हैं, जैसे 8 का 8वां व्यक्ति, तो लास्ट में ओ लगाने से एक समुदाय वाचक विशेषण बनता है, ऑप्शन नंबर सी पूर्णांक बोधक इसका राइट आंसर। इच्छा का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या है, तो इच्छा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अभिलाषा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हवा लगना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो हवा लगना मुहावरे का अर्थ बिल्कुल वही बनेगा, असर आना, बाहर जाने पर जब हवा लगती है तो उसको क्या बोलते हैं, गांव में तो आमतौर पर ये मुहावरा जो है काफी प्रचलित होता है। संधि वहां होती है, कौन सी संधि, जहां पर ए और ऐ का किसी भिन्न स्वर से मेल होने पर ऐ या आय हो जाता है, और ओ या ओ का मेल होने से किसी भिन्न स्वर के साथ अब या आव हो जाता है। तो देखो संधि के बारे में हमने अभी पढ़ा था, संधि 3 टाइप की होती है, एक स्वर, एक व्यंजन, एक विसर्ग, और उसी में स्वर संधि के बारे में मैंने आपको बताया, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वर संधि के 5 भेद है। कौन कौन से भेद है, याद भी कर लेना, एक दीर्घ होता है, एक गुण होता है, एक इसके बाद वृद्धि होती है, और इसके बाद एक यण हो गया, और एक अयादि संधि, ठीक है। अब अय जो यहाँ पर देखो अयादि संधि है ना, यही इसका राइट आंसर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, क्योंकि इसमें देखो नाम भी आ गया ना, अय आ गया, और यहाँ पर इसने क्या बोला, उसमें अय बनेगा या अव बनेगा, तो वो आपका अयादि संधि होता है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें आपका कौन सा है, इसमें आपका जो बनता है या तो ए व ऐ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आता है, कोई भी भिन्न यहाँ पर स्वर जो आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या बनेगा, अय बनेगा या आय बनेगा, ठीक है। और उसके बाद ओ या औ आपका बनता है, उसके साथ आपका कोई भी भिन्न स्वर लगता है तो वहां पे अव या आय बनता है। तो ये 5 जो भेद है ना, इनकी एक पीडीएफ आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां पर जाकर आप इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना और देख लेना कि कौन सी संधि किस तरह से होती है। अयादि संधि ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, गोदान डैश तत्पुरुष का उदाहरण है, तो तत्पुरुष समास मैंने आपको बताया, इससे बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के अंदर दूसरा पद प्रधान होता है, और इसमें क्या दिया गया है, गोदान, और गोदान का अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हो, इसको अलग अलग लिखते हो, तो क्या हो जाएगा, गो का दान, यानी गौ का दान करना जो है उसको हम क्या बोलते हैं, गोदान। तो आप एक चीज बताओ, इसके अंदर आपका कौन सा हो जाएगा, और इसमें आपका कौन सा बनेगा, संबंध, तो संबंध बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। जैसे हमने अभी पढ़ा था तत्पुरुष, जैसे कारक आपके होते हैं, तो कारक के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था, कर्ता के साथ ने आता है, कर्म को
कर्ता ने कर्म को कर्ण से, उसी तरह से संबंध के साथ आपके का के की आता है, जहां पर का के की लगेगा वहां पे आपका संबंध कारक आता है और उसी अकॉर्डिंग संबंध तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बाकी हम आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन सा आपका जो कारक जो है वो किस तरह से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन से में कौन सा कारक है। ठीक है, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कुल 8 आपके कारक होते हैं, उन 8 कारक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा देखो यहाँ पे एक दिया गया अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण आपका जो होता है ना उसमें हम क्या लगाते हैं, में या पर लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं वनवास। अगर आपसे ये पूछे वनवास के अंदर जो है कौन सा कारक है, कौन सा समास है, वनवास के अंदर कौन सा तत्पुरुष समास है, जैसे अब हम इसको क्या लिखेंगे, वन में वास है ना, इसको हम अलग लिखेंगे तो यही तो लिखेंगे वन में वास, इसको ये तो नहीं लिखेंगे वन का वास या वन पर वास, यानी कि इसमें लिखेंगे वन में वास, यानी कि वन में वास करना उसको वनवास बोलते हैं। और इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, कौन सा आपका बनेगा, अधिकरण कारक, और इसीलिए आपका समास जो हो जाएगा वो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। के साथ, के पास, के अंदर, के ऊपर आदि शब्द किस अवयव के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आपका जो राइट आंसर कौन सा बनेगा, सबसे पहले जो अवयव जो दिए गए, अवयव आपके एक अविकारी शब्द होते हैं जिनका किसी तरह से कोई भी चेंज नहीं होता, जैसे जब, तब, ये आपके एक तरह के अवयव होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। और यहाँ पर क्या दिया गया, जो संबंध बोधक, संबंध बोधक आ जाएगा इसका, क्योंकि जो जिसके साथ संबंध दिखाता है वो संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे उसके साथ, उसके पास, यानी कि उसके बीच में संबंध बता रहा है तो कौन सा बन जाएगा, संबंध बोधक, ऑप्शन नंबर ए। डैश ध्वनि का उच्चारण है के समान होता है तथा इस स्वर से परे 2 बिंदियों के रूप में लगाया जाता है। बिल्कुल सभी जानते हैं, जैसे हम ये लगा लेते हैं मनोबल, और मनोबल को जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या लिखेंगे, इसका मने प्लस में बल, मने प्लस में बल। तो यहाँ पर देखो ये मने, इसको हम क्या लिखते हैं, मने, मने मतलब है का साउंड आएगा लास्ट के अंदर, और क्या लगाते हैं, 2 बिंदियां हम लगाते हैं जो यहाँ पर दे रखी है, तो कौन सा हो जाएगा, एक तरह से विसर्ग ध्वनि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट दिया गया आपके सामने कि जब गुणवाचक विशेषणों का विशेषण लुप्त रहता है तब उनका प्रयोग डैश के समान होता है। तो गुणवाचक विशेषणों का जब ये होता है तो आपका कौन सा हो जाएगा, इसका संज्ञाओं के समान इसका यूज किया जाता है, इसको वैसे ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर। भाव प्लस में अर्थ यानी कि भावार्थ, इसमें आपकी कौन सी संधि है, तो भावार्थ यानी भाव, देखो भाव प्लस में अर्थ। अगर आप इसके अंदर देखोगे तो भाव, जैसे हमने अभी पढ़ा स्वर संधि, और स्वर संधि के ही ये टाइप दिए गए हैं, कौन कौन से, दीर्घ, स्वर और विसर्ग। यहाँ पर देखो भाव प्लस अर्थ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ गया, ए या आ, और आगे भी आपका अगर ए या आ जाए तो इसका मतलब वो कौन सी संधि हो जाएगी इसके अंदर, तो वो आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि, जो कि एक प्रकार है किसका, स्वर संधि का। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। दशा शब्द का सही अर्थ जो है वो क्या है, तो दशा यानी कि उसकी दशा क्या है, उसकी हालात क्या है, ऑप्शन नंबर बी। जिसकी गहराई का पता न हो उसे क्या बोलते हैं, जिसकी गहराई का पता न हो, उसके, जिसकी था या गहराई के बारे में पता ना हो तो उसका कौन सा, अथाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिसका क्षय न हो, जिसका पतन न हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अक्षय बोलते हैं। जैसे अक्षय ऊर्जा एनर्जी, जिनको हम दोबारा से बना सकते हैं, जिनका कभी खत्म नहीं होता, वो आपके अक्षय, यानी कि अक्षय जो है उसका मतलब है उसका कभी पतन नहीं हो सकता। क्षय माने होता है पतन, क्षय रोग, टीबी रोग को बोलते हैं ना, क्षय रोग। उसके अलावा अतिथि, अतिथि वो होता है अतिथि के बारे में जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, उसको हम बोलते हैं अतिथि। तो अथा जो है वो ऑप्शन नंबर बी, जिसकी था हमें पता ना हो, गहराई ना पता हो। ग्रीष्म एक तत्सम शब्द है तो उसका तद्भव शब्द कौन सा होगा, तो तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव। आपका अगर सिलेबस उठाओगे ना, आपको तत्सम तद्भव शब्द उसके अंदर दिया होगा, और ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तत्सम के अंदर आप एक चीज देखोगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तत् प्लस में सम, ये लिख सकते हैं। यहाँ पर सम का मतलब आपका क्या होता है, समान, और इससे आप ये याद रख सकते हो कि तत्सम वो शब्द है जो संस्कृत से उठाकर एज इट इज हम हिंदी के अंदर यूज करते हैं, वो आपके कौन से होते हैं, तत्सम शब्द। और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ नॉर्मली हम बोलते बोलते, यानी कि समय के साथ साथ अगर जो संस्कृत के शब्द है उनमें कुछ बदलाव कर दिया गया, उसको हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द। जैसे एग्जाम्पल दिया गया यहीं पे क्वेश्चन में, ग्रीष्म, ग्रीष्म जो है वो एक तरह का तत्सम है, संस्कृत का शब्द है, और इसको अगर हम हिंदी के अंदर तद्भव में करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, गर्मी, इसका जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पितृ, पितृ जो है ये किसका है, तो ये संस्कृत का शब्द है, और इसी को हमने चेंज करके क्या कर दिया, पिता। मातृ, मातृ का क्या कर दिया, माता। तो ये तत्सम शब्द है जो संस्कृत के समान होते हैं, और जिनमें कुछ चेंज कर दिया गया वो हिंदी में हम यूज करते हैं, उनको तद्भव शब्द बोला जाता है। नेक्स्ट,
जिस समास में समस्त पद का कोई भी पद प्रधान ना हो और जो अपने से भिन्न किसी विशेष संज्ञा का विशेषण हो तो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है, जैसे तत्पुरुष समास हमने पढ़ा था उसमें कि उसका दूसरा पद प्रधान होता है। इसने क्या बोला, समस्त पद का कोई भी पद प्रधान न हो, कोई भी पद प्रधान न हो और जो अपने से भिन्न किसी विशेष संज्ञा का विशेषण हो उसको कौन सा समास बोलते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे द्विगु, देखो आपके सामने जो समास दिए गए हैं द्विगु। अगर हम द्विगु की बात करें तो इसके अंदर एक नाम आ रहा होगा, कौन सा, द्वि, द्वि नाम आ रहा है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसके अंदर जिस आपके वर्ड के अंदर संख्या का बोध हो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं द्विगु समास। जैसे चारपाई, चारपाई हो जाएगा। इसके अलावा चौराहा, चौराहा, ठीक है। अष्टभुजाकार यानी कि जिसमें 8 भुजाओं वाला होता है। चारपाई जिसमें 4 पाए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तिरंगा जिसमें 3 रंग होते हैं। तो यानी कि जिनके अंदर संख्याओं का बोध हो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको द्विगु समास बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है द्वंद्व की। अब द्वंद्व में देखो यहाँ पर द्वंद्व और द्वय 2 बार है ना, यानी कि क्या है, द्वय और द्वय 2 बार है, यानी कि जिसके बीच में और शब्द लग जाएगा ना वो आपका कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। जैसे दिन और रात, दिन और रात हो गया तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। अब बारी आती है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, जिस समास में समस्त पद का कोई भी पद प्रधान न हो, यानी कि जैसे वो आपका हो जाएगा कौन सा, बहुब्री समास, ऑप्शन नंबर सी। अब बहुब्री समास आपका होता कौन सा है, बहुब्री समास, बहुब्री समास वो होता है कि अगर हम उसके बारे में कुछ जो शब्द लिखा गया है वो उसकी बजाय किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे हम ये लिख देते हैं यहाँ पे गजानन, जैसे एग्जाम्पल ले लिया गजानन। अब गजानन का अगर हम इसको अलग अलग लिखते हैं तो इसका मतलब क्या बनता है, गज का आनन है जिसका, गज का आनन है जिसका मतलब कि गज का सिर है जिसका, ठीक है, वो उसको बोलते हैं। लेकिन क्या ये किसके लिए हम यूज करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गणेश जी के लिए यूज किया जाता है ना, गणेश जी के लिए। यानी कि ये इस वर्ड से उठाकर, इस वर्ड को छोड़कर किसी और चीज को आइडेंटिफाई कर रहा हो, किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं बहुब्री समास। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम ये ले लेते हैं महादेव, महादेव, महादेव क्या है, जैसे महान है जो देव, महान है जो देव, यानी कि वो देव जो महान है। वैसे तो सारे के सारे देव महान हैं, लेकिन ये महादेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको हम इसके बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं, तो भगवान शिव को इसके लिए बुलाया जाता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये बहुब्री समास के अंतर्गत आता है। यानी कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता और तीसरे जो मेन जो है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे गजानन हो गया, पीताम्बर हो गया, पीताम्बर जिसके पीले अंबर है जिसके, ठीक है। तो इस तरह की ये आपके होते हैं बहुब्री समास के अंदर। नेक्स्ट है कि जितने भी भगवानों के नाम है ना ये सारे के सारे आपके बहुब्री समास के अंतर्गत ही आते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश जी के बारे में। नेक्स्ट, इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, तो विराम चिन्ह काफी इंपॉर्टेंट है और विराम चिन्ह के बारे में पूछा भी जा सकता है। देखो यहाँ पर दिया गया अर्ध विराम। सबसे पहले अर्ध विराम आपके कौन से होते हैं, जिसमें बीच में रुककर थोड़ा सा आराम किया जाए, ठीक है, ये आपका कौन सा, अर्ध विराम। एक आपका होता है अल्प विराम, अल्प विराम लिया गया। अल्प विराम लेना है तो छोटा सा विराम ले लो, ऐसे छोटा सा ले लिया, ये अल्प विराम। उसके बाद अर्ध विराम लेना है तो थोड़ा सा इससे बड़ा अर्ध विराम ले लिया। उसके बाद ये जो 2 डंडे से दे रखे हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको उप विराम बोलते हैं। 2 विसर्ग वाले 2 चिन्ह हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, उप विराम बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 2 ये दिए गए हैं तो उप विराम, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा एक निर्देशक दिया गया। निर्देशक आपका इस तरह का जो चिन्ह होता है उसको हम निर्देशक बोलते हैं। एक लाघव पूछा जाता है, लाघव, जैसे हम लगाते हैं ना स्वर्गीय, स्वर्गीय लगाते हैं तो हम ये थोड़ी ना लिखते हैं स्वर्गीय पूरा, हम ये लिखते हैं स्व लगा के ऐसे। तो ये जो चिन्ह है ना ये वाला, ये क्या होता है, इसको हम लाघव चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लाघव चिन्ह, तो ये ध्यान रखना इसके बारे में। टोपी उछालना जो इस मुहावरे का अर्थ क्या है, टोपी उछालने का मतलब हो जाएगा अपमान करना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर। पत्र लिखते समय अपरिचितों को संबोधित करते समय किसका संबोधन किया जाता है, तो अपरिचित जो होते हैं उनको हम क्या लिखते हैं, महोदय लिखते हैं, महोदय लिखते हैं। श्रीमान महोदय जिनको हम जानते नहीं है ज्यादा, तो उनके लिए क्या यूज किया जाता है, महोदय का। संबोधन कारक में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी संबोधन, संबोधन का मतलब जिसको किसी को संबोधित किया जाता है, संबोधित किया जाता है मतलब जैसे हम ये लिखते हैं हे भगवान, हे भगवान लिख देते हैं, तो मतलब उसके आगे क्या लगाता है, ये वाला चिन्ह लगता है। यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जिसमें किसी को संबोधन किया जाए, जिसमें किसी को पुकारा जाए, वो आपका संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। और इसमें कौन सा साइन लगता है, ये वाला साइन जो है वो लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दिया गया कि परीक्षाएं जो है वो चल रही थी, यह वाक्य किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, तो देखो पहली बात तो परीक्षाएं चल रही थी मतलब है तो ये भूतकाल का। अब भूतकाल में भी आपके इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे एग्जांपल दे रखा है, पहली बात तो अपूर्ण,
अपूर्ण के अंतर्गत कौन सी आ जाएगी? जैसे यही सेंटेंस दे रहा है कि परीक्षाएं चल रही थी, तो इस सेंटेंस से क्या आपको ये पता चल रहा है कि परीक्षाएं पूरी हुई थी? नहीं पता लग रहा ना। इसका मतलब परीक्षाएं जो चल रही थी, यानी कि जब मैंने देखा उस समय परीक्षाएं चल रही थी, मैंने उसको पूरे होते हुए नहीं देखा, मुझे नहीं पता वो पूरी हुई या नहीं हुई। इसका मतलब वो क्या है? वो अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल नॉर्मल सा, जैसे भारत ने मैच जीता, पाकिस्तान को हरा के मैच जीता जो अभी पीछे हुआ था, तो वो सामान्य भूतकाल का हो गया। अगर ये दिया गया आसन भूतकाल, आसन भूतकाल कौन सा होता है? आसन का मतलब होता है रिसेंटली। और इसका एग्जाम्पल जैसे अभी मान लो कि करवा चौथ का टाइम आया, ऊपर छत पे चांद निकलने वाला है, तो मैंने आकर बताया कि हाँ ऊपर चांद जो है अभी निकला है, चांद अभी निकला है। इसका मतलब चांद तो निकल चुका है ना, मैंने तो उसको देख के बताया। तो मतलब जो रिसेंटली जो घटना हुई है ना, हुई तो भूतकाल में है लेकिन हुई रिसेंट के अंदर है, उसको हम क्या बोलते हैं? आसन भूतकाल उदाहरण उसका हो जाएगा। छात्र जो है वो संबंध, छात्र शब्द का सही अर्थ जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो छात्र आपके क्या हो जाएंगे? विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है योजक जो है किसे कहते हैं? योजक आपका किसके लिए यूज किया जाता है? इसका आपका जो कौन सा हो जाएगा? समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक अवयव जो है, यानी जिन शब्दों से समुच्चय बोधक अवयव, पहले इनके बारे में देखो। समुच्चय बोधक अवयव वे होते हैं जिन शब्दों से हम क्या करते हैं? दो शब्द हो गए, दो शब्द को या दो वाक्यांश हो गए, उनको क्या करते हैं? उनको आपस में जोड़ते हैं, वो आपके समुच्चय बोधक अवयव होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यूज कर लेते हैं तब, जब, ठीक है, या अथवा। ये हम यूज करते हैं ना दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। मैं तुम्हारे पास आया था जब तुम पढ़ रहे थे, मतलब दो सेंटेंस थे तो बीच में लगा दिया जब, तो वो होते हैं आपके समुच्चय बोधक अवयव। और इनको आपका क्या बोलते हैं? इनको योजक भी बोला जाता है। तो कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो तूती बोलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा यश फैलना। यानी तूती बोलना, ये तो नॉर्मल सी आम भाषा में भी हम बोलते हैं कि उसकी वहां पर, यानी वो बाहर रहता था कहीं पे, वहां पर उसकी तूती बोलती है, वहां पर उसके बारे में काफी ज्यादा लोग जो वो जानते हैं, उनका यश फैलना, ऑप्शन नंबर डी। सार्वनामिक विशेषण को और क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण हमने अभी पढ़ा था विशेषण के बारे में। विशेषण के भेद होते हैं कितने? 4 प्रकार के होते हैं, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो ये सार्वनामिक विशेषण के बारे में पूछा गया कि उसको और क्या बोला जाता है? तो सार्वनामिक विशेषण जो है उसको और क्या बोलते हैं? उसको संकेतवाचक भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर। नेक्स्ट, दो समीप वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो समीप वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या बोला जाता है? उनको संधि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, संधि। यानी कि दो पास के जो वर्ण हैं उनको अलग करने को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं, है ना। ये तो हमने अभी पढ़ा था संधि के बारे में। जैसे मनोहर, तो मनोहर के अंदर देखो ये क्या है? दो समीप के वर्ण है, जैसे मन प्लस हर, तो इनको अलग करने को हम क्या बोलते हैं? इनको संधि बोला जाता है। ये विसर्ग संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी संधि इसका राइट आंसर। अगर आपसे ये पूछे समास, तो समास जो है वो क्या होता है? शब्दों को संक्षिप्त करना समास कहलाता है। जैसे समास संक्षिप्त करना, जैसे हम ये बोल देते हैं कि रेलगाड़ी जो वो एक तरह का क्या हो जाएगा? समास। और इसको क्या करते हैं? रेलगाड़ी, और इसमें इसको क्या लिखा जाता है? वैसे रेल पर चलती हुई गाड़ी। तो रेल पर चलती हुई गाड़ी, इसका मतलब क्या है? इसको संक्षिप्त करने के लिए हमने क्या कर दिया? समास लगाया और बीच के शब्द गायब कर दिए और क्या बना दिया इसको? रेलगाड़ी। तो समास का मतलब होता है शब्द को संक्षिप्त करना, बीच के लेटर काट देना, लेकिन मतलब उसका वही निकलना, उसको बोला जाता है समास। और वहीं पे अगर प्रत्यय पूछा गया तो प्रत्यय होते हैं शब्द के लास्ट में लगना, शब्द के लास्ट के अंदर लगना, उनको क्या बोला जाता है? प्रत्यय। नेक्स्ट दिया गया कि नाक का बाल मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाक का बाल मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत प्रिय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसके बाद एक और होता है ना, नाको चने चबाना। तो नाको चने चबाना, इसका मतलब अगर पूछे आपसे क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब होता है बहुत, नाको चने चबाना का मतलब नाक का बाल हो गया बहुत प्रिय, और नाको चने चबाना का मतलब बहुत परेशान करना, दुखी कर देना, वो इसका मतलब। नेक्स्ट है क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे आपका क्या बोला जाएगा? उसे वाच्य बोला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट, अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि क्या कहलाती है? तो अक्षरों और वर्णों को लिखने की विधि को क्या बोलते हैं? इसको लिपि बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और लिपि आप सभी जानते हैं, हिंदी के बारे में पूछा जाता है कि हिंदी की लिपि जब वो कौन सी है? तो हिंदी की लिपि हो जाएगी देवनागरी लिपि है हिंदी की। तो उसी तरह से अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि को लिपि बोला जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट दिया गया कि धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कौन सा प्रत्यय बोलते हैं। तो प्रत्यय तो आप सभी जानते हो, प्रत्यय किसको बोलते हैं, जो किसी भी शब्द के अंत में लगता है उसको प्रत्यय बोला जाता है। उपसर्ग शुरू में लगते हैं, प्रत्यय लास्ट के अंदर। तो इसमें दिया गया कि धातु के अंत में, देखो प्रत्यय के भी आपके दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक तो आपका कौन सा तद्धित और एक कृत्य, ये दो भाग होते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछ ले कि जो संज्ञा या सर्वनाम, यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, इनके जो अंत के अंदर, इनके लास्ट के अंदर जो प्रत्यय लगाया जाता है उसको कौन सा बोलते हैं, उनको बोला जाता है तद्धित प्रत्यय। जैसे एग्जांपल के तौर पर मानव, तो मानव के साथ ये लगता है मानवता, तो ये ता जो लगा है ये प्रत्यय है लास्ट के अंदर, ये एग्जाम्पल है किसका, तद्धित प्रत्यय का। इसके अलावा कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तो जो धातु के अंत में लगने वाला है उसको कौन सा कृत प्रत्यय बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, यानी कि क्रिया या धातु उनके अंत में लगने वाले को कृत प्रत्यय बोलते हैं। जैसे तैरना एक क्रिया है, और तैराक यानी कि लास्ट में एक प्रत्यय जो लगा है ये कौन सा हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और उसमें सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि क्रिया का जो मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप, तो क्रिया का मूल रूप जो उसको क्या बोलते हैं, तो क्रिया का मूल रूप जो उसको क्या बोला जाता है, धातु बोला जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया था तो इसको आप सीधा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, 14 सितंबर डैश को हरियाणा को राजभाषा घोषित की गई थी। तो हरियाणा की राजभाषा कौन सी, हिंदी। और भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल अगर पूछे तो 343 के तहत भारत की राजभाषा हिंदी है, और उसकी अगर लिपि अगर पूछे तो लिपि कौन सी हो जाएगी, देवनागरी लिपि हो जाएगी। और यहाँ पर दिया गया कब इसको घोषित किया गया, तो 1949 को 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, और इसीलिए 14 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। पाला पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, पाला पढ़ना, तो पाला पढ़ना मतलब किसी से वास्ता पढ़ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर इसका। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द उत्तमावस्था का उदाहरण है, तो उत्तमावस्था का उदाहरण जैसे आपके सामने दिया गया अच्छा, अधिक अच्छा और सबसे अच्छा। ठीक है, तो ये तीन दिए गए, तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले उत्तमावस्था, ये किसकी बात की जा रही है, इसके अंदर ये बात हो रही है विशेषण की, और विशेषण का भी एक भाग होता है जिसको क्या बोलते हैं, तुलना बोधक विशेषण। और तुलना बोधक विशेषण जो है ना, तुलना बोधक विशेषण, तो तुलना बोधक विशेषण है, इसी के आगे पार्ट होते हैं कौन कौन से, एक तो आपके उत्तमावस्था, उत्तमावस्था, एक आपकी उत्तरावस्था, और एक आपकी उत्तरावस्था, और एक आपकी मूल अवस्था, मूलावस्था। ठीक है, तो ये तीन होते हैं किसके, विशेषण के, तुलना बोधक विशेषण के टाइप होते हैं। देखो मूलावस्था की जब बात की जाए, अगर हम किसी के बारे में उसकी क्वालिफिकेशन बताते हैं, जैसे वो अच्छा है या बुरा है, ये किस में आ जाएगी, वो मूलावस्था के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद जब बारी आती है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में क्या है, हम किसी की तुलना करते हैं किसी के साथ कि ये दो बैठे, इनमें से ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो यानी कि उसमें क्या है, इसमें तुलना की जाती है इसके अंदर, और तुलना की जाती है, और इसमें हम ये बोलते हैं कि एक जो है दूसरे से थोड़ा ज्यादा अच्छा है। जैसे ये दिया गया ना अधिक अच्छा, ये तो आपका किसका हो गया, मूलावस्था का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये सब अधिक अच्छा, यानी कि दो बैठे उनमें ये बोल दिया ये इससे थोड़ा अधिक अच्छा है, यानी कि ये आपका हो जाएगा उत्तरावस्था, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं। और जहां पर किसी को श्रेष्ठ बताया जाता है, सबसे अच्छा है, यानी कि सबसे अच्छा जो बताया जाएगा वो आपका किसमें, उत्तम, अति उत्तम जिसको बोलते हैं, सबसे श्रेष्ठ, अति उत्तम वो आपका हो जाएगा सबसे अच्छा, और ये आपका है उत्तम अवस्था, जिसमें किसी को सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है, सबसे अच्छा जो है वो बताया जाता है। तो कौन सा सबसे अच्छा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, उपसर्ग सदैव जो है डैश में जुड़ते हैं, तो हमने अभी पढ़ा प्रत्यय जो कि शब्द के लास्ट के अंदर लगते हैं, और यहाँ पर दिया गया उपसर्ग जो शब्द के शुरुआत के अंदर जो है वो लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे आपका हो जाएगा आमरण, आमरण के अंदर अगर आपसे ये पूछे कि उपसर्ग आ है, यानी कि आ मतलब ये शुरू में क्या होगा, ये उपसर्ग लगता है। अगर आपसे ये पूछे अनादर, अनादर, अनादर के अंदर आपका अन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर अन एक उपसर्ग हो जाएगा। तो ये आपके कहां पे लगता है, शुरू के अंदर लगता है। वहीं पे अगर आपसे ये पूछे प्रत्यय कहां पर, वाक्य के यानी शब्द के अंत के अंदर लगता है। नेक्स्ट है खल का विलोम शब्द क्या है, तो खल का मतलब अगर आपसे पूछे क्या होता है, वैसे खल जो है वो आपका दैत्य हो जाएगा, राक्षस जो है उसको बोलते हैं, निशाचर जो है उसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसका कौन सा, सज्जन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वैसे अपन नॉर्मल भाषा में भी बोलते हैं, जो कुछ नहीं करता क्या बोलते हैं उसको, ये तो खड़ है, यानी कि वो खल जो उससे याद रख सकते हो, क्या हो जाएगा इसका विलोम शब्द, सज्जन आदमी। एक तो गांव में होता है बिल्कुल खत्म आदमी, खड़ आदमी, एक होता है सज्जन आदमी, तो इस तरह से याद रख लेना, सज्जन, ऑप्शन नंबर ए। अनेकार्थी शब्द जो है वो कौन से होते हैं, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द आपके वो होते हैं जिनमें एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, जिसके उसको आपका बोला जाता है अनेकार्थी शब्द। जैसे
इसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उनको अनेकार्थी शब्द बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं उत्तर। अगर उत्तर की बात की जाए तो उत्तर एक डायरेक्शन है, एक दिशा है। उत्तर एक क्या है? एक दिशा है। तो दिशा हम ये बोलते हैं कि उत्तर दक्षिण एक दिशा होती है। वहीं पे अगर किसी बात का आंसर देना हो तो आंसर को भी हम उत्तर बोलते हैं। यानी इस एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं, उसी को आपका बोला जाता है अनेकार्थी शब्द। जैसे अगर हम ये बोलते थे अंग, अंग यानी कि एक तो अपना बॉडी पार्ट हो जाता है, मानव शरीर के अंग, हाथ पैर ये सारे हो जाएंगे। दूसरा अगर किसी के हमें भेद बताने हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के कितने अंग हैं, तो वो भी आपको उसमें भी यूज किया जाता है, यानी कि भेद में भी। और अगर आपसे ये पूछे शरीर के बॉडी से जुड़ा हुआ भी अंग है जो है वो यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, एक जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उनको अनेकार्थी शब्द बोला जाता है। उल्टा शब्द देने वालों को विलोमार्थक बोलते हैं ना, विलोमार्थक हो जाएंगे। और समान अर्थ वाले समानार्थक शब्द। नेक्स्ट, डैश में सर्वनामों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो किसमें होती है? हिंदी बालबोध व्याकरण के अंदर ऑप्शन नंबर सी, इसमें सर्वनामों की संख्या सबसे अधिक होती है। सर्वनाम कौन से होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर जिनका हम यूज करते हैं उनको सर्वनाम बोला जाता है। नेक्स्ट, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया शब्द जो है, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया ये शब्द जो है लिंग वचन पुरुष और किसके आधार पर बदलते हैं? तो किसके आधार पर बदलेंगे? ये आपके काल, यानी कि काल के आधार पर ही। क्या व्यंजन का इसके ऊपर फर्क पड़ेगा? स्वर का भी नहीं। यानी कि आपका किसके आधार पर? लिंग वचन पुरुष और काल, इनके आधार पर ये बदलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट आंसर। वन प्लस में उत्सव, वनोत्सव, इसमें कौन सी संधि है? तो वन प्लस में उत्सव। यहां पर अगर आप देखोगे तो वन प्लस में उत्सव, तो यहां पर अगर एक चीज देखोगे कि वह, यहां पर कौन सा आ जाएगा? ए है, ठीक है। यहां पर क्या है? ऊ है। तो ए और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे? ओ बना देंगे। और इसमें संधि जो है वो कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी? गुण संधि। और इस क्लास के लास्ट के अंदर हम बिल्कुल जो संधि जो है, यानी कि जो संधि के टाइप है, स्वर संधि के 5 भाग है, उनको अच्छे से कवर करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो संधि के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है स्वर संधि के जो टाइप है उन्हीं से जुड़ा हुआ। तो वो अच्छे से कवर कर लेना, या तो क्लास के लास्ट में देख लेना, वरना कोई भी बुक उठा लो, वहां से आप कर सकते हैं। इसके बाद लुटिया डुबोना मुहावरे का अर्थ क्या है? लुटिया डुबोना मतलब सारा काम बिगाड़ देना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, हाथी डैश है, तो हाथी क्या करता है? ध्वनि पहचाननी है इसकी। देखिए ये हाथी क्या करेगा? हाथी आपका चिंघाड़ता है। ऑप्शन नंबर सी। घोड़ा पूछे तो घोड़ा क्या करता है? घोड़ा हिनहिनाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, मन प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान, इसमें किस संधि का है? तो बिल्कुल कौन सा आ जाएगा? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। और वाच्य के बारे में पहले भी क्वेश्चन आया था जब हमने इसके बारे में पढ़ा था। सबसे पहले वाच्य देखो, वाच्य के भेद जो है वो कितने होते हैं? तो वाच्य के भेद होते हैं 3। कौन कौन से? एक तो आपका कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा कौन सा? भाववाच्य। ये 3 जो है वो भेद होते हैं और 3 प्रकार होते हैं किसके? वाच्य के। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। वाच्य अगर पूछे कि क्रिया के किसी रूप से, हमें क्रिया का कोई भी रूप होता है उसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि वाक्य में क्रिया होने का मुख्य कारण क्या है, वो आपका क्या हो जाएगा? कृतवाच्य, है ना। तो कृतवाच्य, जैसे अगर भाव दिखाए तो भाव जिसमें में भाव प्रकट होता है उससे में ये पता चलता है कि क्रिया होने का मुख्य कारण क्या है, वो भाव हो जाएगा। और अगर कर्ता के द्वारा होता है तो वो कृतवाच्य है। उसका कर्म जो उसमें मेन होता है तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट, तरणी शब्द का सही अर्थ क्या है? तो तरणी का समानार्थक शब्द पूछा गया। जैसे सूर्य, सूर्य को दिनकर बोलते हैं, सूर्य को रवि बोला जाता है, सूर्य को प्रभाकर बोलते हैं, और इसके अलावा दिवाकर बोला जाता है सूर्य को। ठीक है, तो तरणी भी इसका एक नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। जहां किसी वस्तु का या बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो जहां पर उसका बढ़ा चढ़ाकर जो उसको वर्णन किया जाए उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। यानी कि अतिशयोक्ति, उसका जितनी उसमें विशेषता है नहीं उससे बढ़कर उसके बारे में प्रशंसा की जाए वो आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति। अलंकार, अलंकार आपके कितने टाइप के होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार, 3 टाइप के होते हैं। और आगे जितने भी रूपक जो अतिशयोक्ति है, उपमा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, ये आगे उन्हीं तीनों के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट, सर्वनाम के कारक के रूप में केवल 7 ही होते हैं और इनमें से कौन सा कारक इसके अंदर नहीं होता? तो यहां पर अब हम बात करते हैं कारक की, क्योंकि यहां पर जब बात हुई है सर्वनाम के बारे में तो देखो कारक जो है, कारक आपके कितने टाइप के होते हैं? तो कारक आपके 8 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कर्ता हो गया, उसके बाद कर्म हो गया, उसके बाद करण हो गया। कर्ता, कर्म, करण, उसके बाद आपका कौन सा? संप्रदान हो गया, उसके बाद अपादान हो जाएगा, उसके बाद आपका संप्रदान, अपादान, उसके बाद आपका कौन सा? संबंध, उसके बाद आपका अधिकरण, और उसके बाद आपका कौन सा? संबोधन।
तो ये आपके कुल मिलाकर देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिलाकर टोटल हो गए 8। ये 8 कारक होते हैं किसके, कारक के 8 भाग होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और इसमें अगर पूछा जाए जब भी कोई सेंटेंस आता है ना, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान में भी से आता है लेकिन इसमें अलग होने का बोध होता है, अलग होने का बोध, ठीक है। संबंध हो गया, इसमें अधिकरण में आता है में या पर, ठीक है, संबंध में के लिए, ठीक है, और संबोधन में संबोधन करना। तो ये जहां पर वर्ड दिखे ना वहां पे ये मान लेना कि वो कारक है। इसने दिया सर्वनाम के कारक रूप मुख्य केवल 7 होते हैं। टोटल कारक हमने पढ़ा टोटल 8 होते हैं, लेकिन इनमें से एक कारक नहीं होता किसके अंदर, सर्वनाम के अंदर। और वो कौन सा नहीं होता, वो नहीं होता सबसे आखिर वाला, कौन सा, संबोधन। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर है। संबोधन जो है वो सर्वनाम कारक के अंतर्गत नहीं आता, बाकी ये सातों के सातों इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेताजी भाषण दे रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, इस वाक्य में क्या, कौन किस वाक्य का उदाहरण है। तो इसके बारे में दिया गया कौन सा, एक सरल वाक्य, एक मिश्रित वाक्य, एक संयुक्त वाक्य। तीनों वाक्य के बारे में देखना। सरल वाक्य सिंपल सा है, राम गाना गाता है, राम खाना खाता है, सिंपल सा सरल वाक्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा दिया गया संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का मतलब जब दो या दो से अधिक जब वाक्य आपस में एक योजक से जुड़े होते हैं। योजक आपके कौन से हैं, जैसे और, या, ये, अथवा, ये आपके क्या होते हैं, योजक। अगर 2 या 2 से अधिक वाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे ये ऑप्शन में, ये आपका क्वेश्चन में दिया गया, नेताजी भाषण दे रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, एक तरह का संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी, सरल बिल्कुल सिंपल होता है। वहीं पे आपसे मिश्रित पूछे, मिश्रित, तो मिश्रित वाक्य कौन सा होता है, मिश्रित वाक्य के अंदर एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि उसने वो घर खरीदा, उसने वो घर खरीदा, ठीक है, कौन सा, जो उसके मामा का था, जो उसके मामा का था। मतलब ये क्या है, ये किसी योजक से जुड़े हुए नहीं है, ये सिंपल भी नहीं है, एक वाक्य दूसरे के ऊपर आश्रित है और एक यहाँ पे मुख्य हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे इस तरह के, वो मिश्रित वाक्य के एग्जाम्पल है। आगे भी क्वेश्चन आने वाले हैं, उससे ये क्वेश्चन क्लियर होगा। हस्त का तद्भव शब्द क्या है, तो तद्भव और तत्सम हम पढ़ चुके हैं। कौन से, तत्सम, जो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके संस्कृत के एज इट इज होते हैं। जैसे हस्त यहाँ पे दिया हुआ एक तरह का तत्सम शब्द है, हस्त यानी कि हाथ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन वहीं पे आपको हाथी का पूछना, हाथी एक तद्भव है और इसका तत्सम कौन सा, हस्ती, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर हस्त का पूछे तो हस्त हो जाएगा हाथ, और अगर हस्ती पूछे तो हस्ती का मतलब हो जाएगा हाथी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसमें। डैश, इस विराम को कौन सा बोलते हैं, तो इस विराम चिन्ह को कौन सा, ये जो कोमा दिया गया ना, ये कौन सा हो जाएगा। देखो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ एक जो साइन जो है वो पढ़े थे। जैसे आपके सामने आया था एक तो अर्ध विराम का, अर्धविराम, अर्धविराम के अंदर हम किसका यूज करते हैं, इसका, अर्धविराम का, ठीक है। दूसरा एक हम यूज करते हैं किसका, अल्प विराम का। तो अल्प विराम हमने पढ़ा था, जैसे अभी कोई वाक्य शुरू किया और उसमें थोड़ा सा अल्प विराम लेना होते, थोड़ा सा गैप, उसमें आराम ले लो। अर्धविराम, आधे में जाने के बाद आराम लेना है तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। उसके बाद आपका कौन सा, उपविराम। उपविराम के लिए क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर पॉइंट लग जाएंगे। और एक कौन सा दिया गया, पूर्ण विराम, तो आपका ये होता ही होता है, ठीक है। अर्धविराम कौन सा होता है, तो अर्धविराम ये हो जाएगा। और अल्प विराम जो है, ये कोमे वाला जो है, ये अल्प विराम, ऑप्शन नंबर ए। जो शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको सर्वनाम बोला जाता है। जैसे हम ये मान लेते हैं वह, तुम, ये सारे के सारे। जैसे पहले अगर राम की बात की जा रही है, अगर राम खाना खाता है, उसके बाद राम की जगह पे वह खेलता भी है, तो ये वो वर्ड जो कि संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं इनको सर्वनाम बोला जाता है। नेक्स्ट, जनना, जनना, भूलना, खोना आदि कुछ सकर्मक क्रियाएं जो कि बहुधा डैश वाच्य में नहीं आती। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और इसको एज इट इज ध्यान रख लेना। इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा कर्म वाच्य, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो दिया गया है। तो जनना, भूलना, खोना, क्योंकि ये क्रियाएं हैं ये वाली, और ये कर्म वाच्य के अंतर्गत ये क्रियाएं नहीं आती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसके बाद चारू चंद्र की चंचल किरणें डैश अलंकार का उदाहरण है। तो इसके अंदर जो दिया गया है इसमें आपका कौन सा अलंकार है, तो कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। अनुप्रास अलंकार कौन सा होता है, तो अनुप्रास अलंकार में देखो इसमें नाम में दिया गया अनु और प्रास। इसमें अनु का मतलब आपका क्या होता है, बार बार, अनु का मतलब होता है बार बार, और प्रास का मतलब वर्ण, यानी कि जिस आपकी लाइनों के अंदर कोई वर्ण जो है उसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। जैसे इसमें देखो चारू
चंद्र की चंचल किरणें, यानी कि च जो है इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है इसमें, तो वो आपका हो जाएगा कौन सा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल इसके अंदर और ले लेते हैं, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय, तो इसमें तय की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है अनुप्रास अलंकार का। नेक्स्ट, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है वो कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम आपको पता है, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 होते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वो है जो बोलने वाला होता है, जो कि खुद के लिए बोलता है, जैसे अगर उत्तम हो गया, इसके बाद मध्यम और उसके बाद अन्य। अगर यहाँ पर देखा जाए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर जो उत्तम का मतलब मैं अपने लिए जो शब्द यूज कर रहा हूं, मैं, हम, ये जो शब्द यूज कर रहा हूं, ये उत्तम आपके सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। वहीं पे मध्यम के अंतर्गत मैं आपसे, जिनसे मैं बात कर रहा हूं, जो सुनने वाला है उससे बात कर रहा हूं, तुम, तुझे, ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे मध्यम के, जैसे आप हो गया, ये भी मध्यम के। अन्य का मतलब है जो किसी थर्ड पर्सन की हम बात कर रहे हैं, वो अगर हम ये बात कर लें कि वो हरियाणा के जो HSSC के चेयरमैन गोपाल सिंह खत्री, वो इस बार ये घोषणा करने वाले, तो जो अन्य पर्सन की जो बात की जा रही है ना, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, अन्य के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, इसका जो बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है वो कौन सा है, वो आपका हो जाएगा कौन सा, मध्यम, ऑप्शन नंबर ए। डैश शब्द ऐसे शब्द हैं जिनमें एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग होता है। तो एक ही शब्द का 2 बार, यानी कि जिसका बार बार प्रयोग होता है वह धीरे धीरे चलता है, कौन सा हो जाएगा, पुनरुक्त शब्द, ऑप्शन नंबर बी, पुनरुक्त जो इसका वो राइट आंसर। वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनाई जाती है उन्हें कौन सी बोलते हैं, उन्हें नाम धातु बोला जाता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, ज्ञानवान एक पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग शब्द जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो ज्ञानवान का हो जाएगा ज्ञानवती, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इसके बाद दिया गया पाव, आध, पूर्ण, सवा आदि किसके उदाहरण है, तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, तो देखो अपूर्णांक बोधक, आवर्तीवाचक, पूर्णांक बोधक और इनमें से कोई नहीं। मतलब पहली बात तो इसमें क्वांटिटी की बात की गई है, तो इसका मतलब ये पूर्णांक और अपूर्णांक में आ जाएगा, इन दोनों में से। उसके बाद देखो पाव, आध, पूर्ण, सवा, क्या ये एक निश्चित, यानी एक निश्चित पूर्णांक इसके अंदर दिया गया। जैसे अगर मैं बोल दूं एक कप है, एक गिलास है, मैं इसको कह दूं कि आप आधा कप इसमें दूध डाल लो, तो आधा कप में ये तो नहीं पता ना, कप हो सकता है 200 ml का, हो सकता है 1 लीटर का बड़ा कप हो, तो इस अकॉर्डिंग हमें ये नहीं पता कि इसके बारे में है कितनी एग्जैक्ट वो वैल्यू कितनी है, तो इस अकॉर्डिंग कौन सा आ जाएगा, अपूर्णांक बोधक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जिसमें हमें डेफिनेट नहीं पता कि वो कितनी क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो वो कौन सा, अपूर्णांक बोधक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये किसके एग्जाम्पल है, तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, और इनके बारे में हमने पढ़ा भी था, कौन सा, मूलावस्था और आपके कौन से, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल है वो किसके है, ये विशेषण के है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें दिया गया था कि सबसे अच्छा, जो कि किसके अंतर्गत आता है, तो हमने उसमें पढ़ा था कि तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण के अंतर्गत आपके 3 होते हैं, कौन कौन से, एक मूलावस्था, एक उत्तरावस्था, एक उत्तमावस्था। मूलावस्था जो बिल्कुल सिंपल है, अच्छा या बुरा की जिसमें बात की जाती है। उत्तरावस्था जिसमें थोड़ा कंपैरिजन होता है, ये उससे थोड़ा अधिक अच्छा है, ये थोड़ा उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, होनहार है। उत्तमावस्था के अंदर उसकी श्रेष्ठता बताई जाती है कि ये सबसे अच्छा है, तो ये किसके पार्ट थे, ये विशेषण के, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, कर्म कारक जो है वो किसे बोलते हैं, तो कर्म कारक इसका आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से हमें ये पता का हमें बोध हो और उसके बाद जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ने का बोध हो, ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका कर्म कारक। कर्म कारक में क्या है, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ने का बोध, उसे कर्म कारक बोलते हैं, ठीक है, तो इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगत जो है शब्द, उसका विलोम क्या है, तो आगत का कौन सा हो जाएगा, गत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया कि राजमहल डैश शब्द का उदाहरण है, तो राजमहल किस शब्द का उदाहरण हो जाएगा, आपसे ये पूछेगा यहाँ पे क्वेश्चन। इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन डिटेल में करते हैं कि बनावट के आधार पे, बनावट या रचना के आधार पर आपसे ये पूछेगा कि शब्द जो है वो उसके कितने भेद है, तो कितने भेद हो जाएंगे, एक आपका हो जाएगा रूढ़ शब्द, दूसरा हो जाएगा कौन सा, यौगिक शब्द, ठीक है, और तीसरा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, योग रूढ़ शब्द। तो ये 3 जो है वो आपके इसके मेन जो शब्द बनते हैं। अब इनमें क्या है, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो है जिसके अगर हम टुकड़े कर लें, उसके खंड बना लें, तो उसका कोई भी मतलब नहीं बनता। जैसे एग्जाम्पल छोटा, छोटा या काला, ठीक है, क्या इसके हम अलग अलग टुकड़े बना लें, छो और टा, का या ला, इनके कोई मतलब बनते हैं, नहीं बनते, तो वो ये होते हैं आपके रूढ़ शब्द, ठीक है। इसके बाद बारी आती है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वो है जब
आपके सामने एक शब्द दिया हो और अगर हम उसके दो टुकड़े कर लें और उनका जो है वो मतलब बनता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं घुड़सवार, घुड़सवार के अलग अलग करेंगे तो एक तो घुड़ का आपका घोड़ा हो जाएगा और सवार ये हो जाएगा, यानी जो व्यक्ति घोड़े पर सवार है। उसी तरह से राजमहल, यानी कि राज प्लस में महल, यानी कि राजा का महल, इसका दोनों का अलग अलग मतलब बन रहा है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? यौगिक शब्द का। तीसरा इसके अंदर जो आ रहा है वो योगरूढ़ है। अब योगरूढ़ को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? योगरूढ़ वो शब्द है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जलज। जलज का मतलब क्या है? जो जल में उत्पन्न होता है। अब जल में तो आपके बहुत होते हैं, कीड़े भी होते हैं, मछलियां भी होती है, कुछ जानवर भी उसके अंदर पैदा होते हैं, लेकिन जलज आपका स्पेसिफाई किसको बोला जाता है? कमल का पर्यायवाची है। कमल का फूल कीचड़ में बनता है पानी के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जलज आपका जो है वो बोला जाता है। तो इस तरह से जो आपका किसी अलग चीज को डिफाइन करता है वो आपका किस में आता है? वो योगरूढ़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपके थे तीन बनावट या संरचना, बनावट या रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। इसने पूछा राजमहल, जो कि ऑप्शन नंबर ए यौगिक जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। डैश क्रिया से आज्ञा, उपदेश, निषेध आदि का बोध होता है। तो यहां पर जो दिया गया है किस क्रिया से आज्ञा, आज्ञा की जब बात आ गई तो आज्ञार्थ आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे विकारी कृंदंत कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी कृंदंत कितने प्रकार के? ये 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, ये पहले भी आ चुका है ना क्वेश्चन। अथा, जो पहले जिसकी था ना हो, जिसकी गहराई का पता ना हो, वो अथा हो जाएगा। जिसके आने की तिथि ना पता हो वो आपका कौन सा? अतिथि हो जाएगा। जो कभी क्षय ना हो, जो कभी पतन ना हो जिसका, वो कौन सा? क्षय हो जाएगा। तो इसका कौन सा? जिसके आने की तिथि निर्धारित ना हो, निश्चित ना हो, वो अतिथि। दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल के व्यंजन को क्या बोलते हैं? तो दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल को कौन सा व्यंजन बोलेंगे? तो वो संयुक्त व्यंजन जिसको बोला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट दिया गया कि राधा गाती है। और हाँ, एक चीज और देख लेना इसके अंदर जो दिया गया है कि जब दो भिन्न भिन्न व्यंजन आपस में मिलते हैं उनको तो आपका बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, और जब आपके दो एक जैसे व्यंजन आपस में आते हैं उनको द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे हम लिख लेते हैं कद्दू। अब कद्दू में एक चीज देखो, ये द और द, दो एक जैसे व्यंजन जब एक पास आ रहे हैं तो इनको क्या बोला जाता है? इनको द्वित्व व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, जैसे गुड्डा हो गया, बुड्ढा हो गया, ये उनमें जो एक जैसे जो आपके व्यंजन है वो पास आ रहे हैं उनको आपका द्वित्व व्यंजन बोला जाता है। और जब दो भिन्न भिन्न व्यंजन हो जाएंगे उनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। राधा गाती है और मीरा नाचती है, ये किस तरह का वाक्य है? तो हमने अभी अभी पढ़ा था 3 तरह के आपके वाक्य होते हैं। कौन से? एक सरल वाक्य जो है, इसके बाद एक आपका मिश्रित वाक्य है, और तीसरा एक संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य के अंदर हम उसको किसी योजक से जोड़ते हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर जोड़ा गया है। राधा गाती है और मीरा नाचती है, इसने ये बोला इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। मिश्र वाक्य कौन सा? जिसके अंदर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे अब यहाँ पर देखोगे, राधा से गाया जाता है और मीरा से नाचा जाता है, यहाँ पर तो और आ गया ना, तो ये आपका कौन सा? ये भी संयुक्त व्यंजन रहेगा। जब राधा गाती है तब मीरा नाचती है, उसके बाद जब राधा गाती रहती है तो मीरा नाचती रहती है, तो इसका कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। जब राधा गाती है तब मीरा नाचती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे ये, और कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसी तरह से संयुक्त वाक्य को मिश्र के अंदर बदलने के लिए क्वेश्चन जो है कई बार आते हैं। पूर्ण भूतकाल जो है वो किसको बोला जाता है? तो पूर्ण भूतकाल किसको बोलते हैं? तो इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा कि क्रिया के जिस रूप से हमें उसके पूरे बीते हुए कार्य के बारे में बोध होता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिया के जिस रूप से बहुत पहले कार्य के होने का बोध हो और जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य की, तो इसका कौन सा आ जाएगा? पूर्ण भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से बहुत पहले, काफी टाइम पहले जो है किसी कार्य के समाप्त होने का, कार्य के पूरा होने का बोध होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है पूर्ण भूतकाल। इसके बाद डैश वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान है और भाषा को स्थायी और मानक रूप प्रदान करता है। तो व्याकरण हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। अग्नि, जल, कोकिल, सूर्य, ये किसके उदाहरण है? तो देखो किसके उदाहरण हो जाएंगे, यहां पर दिया गया अग्नि। अग्नि को क्या बोलते हैं? आग। अग्नि आग हो जाएगा। जल का पानी, जल का पानी। कोकिल का कोयल हो जाएगा। सूर्य का सूरज हो जाएगा, है ना। तो ये आपके किसके एग्जाम्पल है? ये तत्सम शब्द है ना, जो एज इट इज हम संस्कृत से उठा के जिनको यूज करते हैं, अग्नि, जल, कोकिल, सूर्य, ये तत्सम शब्द है जिनका संस्कृत में भी हम इसी तरह से यूज करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, आमरण, आजन्म, आजीवन, इन सभी में किसका यूज किया गया है? उपसर्ग का। और उपसर्ग क्या है? आ। यहां पर दिया गया ना, आजन्म, आमरण, तो ये एक उपसर्ग यूज है जिसके अंदर जो है आ, और ये आ जो है उपसर्ग, ये कौन सा है? हिंदी का है
उर्दू का है, संस्कृत का है, तो ये कौन सा हो जाएगा? संस्कृत का उपसर्ग है जो इसके अंदर यूज किया गया है। उर्दू का अगर आपसे पूछे कौन सा, जैसे अगर पूछे गैर हाजिर, तो गैर हाजिर में ये गैर जो है ये कौन सा? उर्दू का है। जैसे बेअदब, बेअदब पूछ ले, या बेगैरत, बेगैरत पूछता है कई बार, तो उसमें जो बे शब्द है ना, ये बे जो है ये कौन सा? ये उर्दू का है। आ का पूछा गया ये संस्कृत का हो जाएगा। तुम मन लगाकर पढ़ते हो तो अवश्य, पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, यह वाक्य भूतकाल में किसका उदाहरण है? तो ये किसका हो जाएगा? देखो भूतकाल के बारे में हमने पढ़ा था कौन सा? एक तो अपूर्ण भूतकाल जो पूरी नहीं हुई थी, जो पेपर हो रहा था उस टाइम वाला जो क्वेश्चन आया था। एक पूर्ण जो भूतकाल के अंदर कोई प्रोसेस पूरा हो जाता है। लेकिन एक जो यहाँ पर दिया गया कि एक क्रिया जो है वो दूसरे के ऊपर आश्रित है, यानी कि अगर तुम ये करते तो ये हो जाता। जैसे अगर तुम पेड़ लगा देते तो आज इतना प्रदूषण नहीं होता, जो अपने आने वाली जनरेशन हमें बोलने वाली है कि अगर तुम उस टाइम पेड़ ना काटते तो आज इतना प्रदूषण नहीं होता। ठीक है, अगर तुम खाना अच्छा खाते तो तुम आज बीमार नहीं होते। मतलब वो तो पास्ट की बात की ना, उसने पास्ट में वो चीज की थी। उसी तरह से तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, हेतु हेतुमद, जिसमें कोई एक क्रिया दूसरे के ऊपर आश्रित हो और वो एक भूतकाल में हो चुकी है और उसके बारे में हम एक तरह से उसके बारे में ये बोलते हैं, उसको गाइडेंस देते हैं कि अगर तुम ये करते तो आज ये होता। तो वो आपका किस में आता है? हेतु हेतुमद, भूतकाल का एग्जाम्पल है। उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? वो तो विलोम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, पूर्वकालिक कृदंत अवयव, ये किसको बोला जाता है? तो ये किसको बोला जाएगा? इसका आपका जो बन जाएगा, यह अवयव धातु के रूप में रहता है और धातु के अंत में के या कर के जोड़ने से बनता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कारक जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा कारक कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये टोटल 8 प्रकार के कारक होते हैं। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, विशेषण के जिस रूप से दो से अधिक वस्तुओं के किसी एक गुण की अधिकता और न्यूनता सूचित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे आपका कौन सा हो जाएगा? देखो ये उत्तरावस्था, उत्तमा, मूलावस्था। हाँ, ये तो वही क्वेश्चन आ गया ना जो हमने अभी पढ़ा था। जिस रूप में 2 से अधिक वस्तुओं में किसी एक के गुण की अधिकता दिखाई जाती है, कंपैरिजन की जाती है उसके अंदर, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका वह दूसरे की न्यूनता, दूसरे को नीचे दिखाया गया, तो वहां पर उत्तमा लग जाएगा, उत्तमावस्था। क्योंकि जब जहां पर एक की अधिकता दिखा दी, दूसरे की न्यूनता, मतलब एक को श्रेष्ठ बता दिया सबसे ज्यादा, तो वो आपका उत्तमावस्था। कंपैरिजन होता ना तो किसी को नीचा नहीं दिखाया जाता, इसके अंदर न्यूनता नहीं होती, दोनों को अच्छा बताया जाता है, लेकिन एक के कंपैरिजन में दूसरा थोड़ा सा ज्यादा, वह उससे ज्यादा अच्छा है, वो इसमें आता उत्तरावस्था में। यहां पर न्यूनता दिखा दी दूसरों को, इसका मतलब उत्तमावस्था हो जाएगा। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उनको क्या बोलते हैं? उनको एकार्थी शब्द हो जाएंगे। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है एकार्थी, जिनके अलग होते हैं अनेक शब्द होते हैं अनेकार्थी, पर्यायवाची, समानार्थक हो जाएंगे। विशेषण के किस अवस्था में किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थिति की विशेषता बताने वाले सामान्य कथन में विशेषण शब्द अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं और इनमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं? तुलना नहीं होती किसमें? मूलावस्था में। सिंपल सेंटेंस होते हैं, कोई तुलना इसके अंदर नहीं की जाती, मूलावस्था। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया किस शब्द के अंतर्गत आते हैं? तो ये कौन से शब्द है? ये विकारी शब्द है, जो चेंज होते रहते हैं, जो बदल जाते हैं, वो आपके कौन से? विकारी शब्द। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे के सारे आपके विकारी शब्द होते हैं। जिज्ञासा शब्द जो इसका अर्थ क्या है? जानने की इच्छा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उनको क्या बोलते हैं? उनको आपका क्या बोला जाता है? उनको सरल वाक्य बोलते हैं। एक ही वाक्य है, एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय होता है, वो आपका कौन सा? सरल वाक्य हो गया। संयुक्त और मिश्रित का हम एग्जाम्पल देख चुके हैं ऑलरेडी। भूतकालिक कृदंत धातु के अंत में क्या लगाया जाता है? तो भूतकाल के अंतर्गत में क्या? जैसे भूतकाल कृदंत धातु जिसमें लिखा हुआ, खाया हुआ, यानी कि लास्ट में क्या लगता है? आ लगता है। खाया हुआ ना, इस तरह से खाया हुआ, लिया हुआ, गाया हुआ, वो इसमें क्या लगता है? भूतकालिक कृदंत धातु के अंदर आज है वो अंत के अंदर लगता है। सेना, फौजी, कक्षा, टोली, दल, ये शब्द किस संज्ञा के उदाहरण है? संज्ञा जो है, संज्ञा किसी, संज्ञा का मतलब है किसी का नाम, किसी का भी नाम है वो आपका संज्ञा कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर संज्ञा के भी आपके टाइप होते हैं। कितने संज्ञा के? एक तो व्यक्तिवाचक, इसके बाद एक आपका कौन सा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और तीसरा आपका कौन सा? भाववाचक। ये आपके 3 होते हैं। ठीक है, सबसे पहले व्यक्तिवाचक, जहां पर बात की जाए एक की, यानी कि जब एक पर्सन की बात की जाए वो आपका व्यक्तिवाचक में आता है। किसी भी एक की, जैसे नाम हो गया किसी का, राम, श्याम, ये सारे नाम आते हैं, वो एक व्यक्तिवाचक की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि व्यक्तिवाचक में किसी का नाम हो गया, वो आपके व्यक्तिवाचक में। जैसे व्यक्ति का नाम है राम,
नदी जो है, नदी का नाम है गंगा, तो ये आपके किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक में। वहीं पे जातिवाचक में देखें, राम एक क्या है, एक आदमी है, यानी कि आदमी की बात की जाए तो आदमी की जाति आ रही है इसके अंदर, कंप्लीट है। गंगा की बात की जाए, नदी, तो नदी कंप्लीट आ रही है, जैसे हिमालय इसके अंदर आ गया, हिमालय का इसके अंदर आ जाएगा। और पर्वत की बात की जाए तो इसमें जातिवाचक के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। भाववाचक में किसी की भाव, किसी के इमोशन, वो किस में आते हैं, भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। किसी को अच्छा लगना, क्रोध आना, गुस्सा आना, ये सारे भाववाचक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वैसे तो एग्जाम्पल यानी कि टाइप जो है इसके 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन आगे फर्दर जो इनके डिवाइड पूछे जाते हैं कई बार, तो वो भी ध्यान रख लेना। जैसे जातिवाचक, तो जातिवाचक के भी आगे 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, एक तो द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक हो गया, और दूसरा कौन सा, समूहवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक, समूहवाचक को और क्या बोलते हैं, समुदायवाचक बोलते हैं, समुदायवाचक, ठीक है। अब देखो ये क्यों डिटेल में किया, क्योंकि अभी क्वेश्चन के ऊपर आप देखना क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आएगा। अगर हम यहां पर देख लेते हैं, सेना, फौज, कक्षा, टोली, एक तरह की जाति का बोध करा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग तो हम करते हैं ना यहाँ पे क्या, जातिवाचक, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखो, जब जातिवाचक को भी आगे हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये बनता है कौन सा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक यानी कि समुदायवाचक। अब द्रव्यवाचक में कौन सा आता है, तो द्रव्यवाचक देखो, एक तो आपका होता है कौन सा, द्रव, द्रव, द्रव तो आपका होता है लिक्विड, है ना, लिक्विड होता है, जो तरल पदार्थ होता है उसको द्रव बोलते हैं। लेकिन अगर द्रव्य की बात की जाए ना, वहां पे आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस तीनों इसके अंतर्गत आ जाते हैं द्रव्यवाचक के अंतर्गत। वहीं पे अगर पूछे समूहवाचक, समुदायवाचक, इसमें किसी समूह का बोध होता है, जो कि क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, सेना, फौजी, फौज, कक्षा, टोली, दल, ये सारे के सारे कौन से में आ जाएंगे, ये समुदायवाचक में आ जाएंगे, समुदाय संज्ञा में। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर हम किसी कोई क्वेश्चन दे रखा और हमसे ये पूछ ले कि ताजमहल कहाँ पे है, और आपको ऑप्शन में दे दें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव, तो हम क्या करेंगे, इंडिया आंसर करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपको ये दे दिया जाए इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और यूपी, उत्तर प्रदेश, यानी कि आगरा, तो हम क्या करेंगे, हम इंडिया आंसर नहीं करेंगे, हम एग्जैक्ट वही आंसर करेंगे जहां पे वो है अभी। तो इसका मतलब यहां पर हम जाति नहीं करेंगे, हम समुदायवाचक इसका जो वो राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। संधि विच्छेद किसे बोलते हैं, तो संधि विच्छेद का मतलब संधि करना, 2 आपस में जोड़ना उनको, और संधि विच्छेद उनको फिर से अलग करना, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, फिर से उनको अलग करना, आपका अलग अवस्था में ले जाने को संधि विच्छेद बोलते हैं। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारा कड़े और बढ़े अंधेरा होए, तो इसमें ये पूछा गया कि इसमें आपका कौन सा है। तो यहाँ पर जो आपका अलंकार यूज होगा वो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, तो वो राइट आंसर रहेगा इसका श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि अगर इसके अंदर आप देखोगे कि ये जो लाइनें दी गई है, इसके अंदर ये बोला गया कि रहीमन जी ने एक दोहा बनाया, और उसके अंदर उन्होंने ये बोला, एक तो दिया जो था, दिए की बात की गई है, दिया जो दीपक जो होता है, और एक पुत्र जो होता है, उन दोनों के बारे में बात की कि जितना जब वो बढ़ेंगे, यानी कि 12 उजियारा करे बड़े अंधेरा हुए, जितने जितने वो बड़े होंगे, जैसे दिया अगर टाइम के साथ साथ जलता रहेगा तो वो अंधेरा करना शुरू कर देगा, बुझ जाएगा। पुत्र जो बड़ा होगा, यानी कि कपूत की बात की गई है, तो वो बड़ा होकर बदनामी करेगा, गलत काम करेगा। तो इसलिए जो यहाँ पर क्या किया गया, एक का अर्थ दूसरे के साथ चिपका हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा, ये कौन सा, श्लेष अलंकार है, ठीक है। तो इसका कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर दिया गया है कौन सा, ठीक है, श्लेष, इसका बस यही ध्यान रख लेना, श्लेष अलंकार, जो इसमें क्या होता है, एक शब्द से एक से अधिक शब्द आपके चिपके होते हैं, उनको श्लेष अलंकार बोलते हैं। श्लेष माने होता है चिपका हुआ। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वचन। और वचन आपके कितने होते हैं, वचन वो नहीं जो करते हैं, ये एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल, ये वो वचन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, स्वर के स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसको आपका क्या, कौन सी संधि बोलते हैं, तो स्वर का स्वर से मेल होने पर कौन सी हो जाएगी, स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी। और ये भी इसी के टाइप है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। निडर किस समास का उदाहरण है, तो निडर जो है ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, यहाँ पे देखो द्विगु, द्विगु हम पढ़ चुके हैं, जहां पे संख्या का बोध होता है। तत्पुरुष, तत्पुरुष के अंतर्गत क्या होता है, जिसका दूसरा पद प्रधान हो। और जहां पर अवयवी भाव, अवयवी भाव जो है ना, इसके अंदर आपका क्या लगा होता है, जैसे नी लगा होता है, यथा लगा होता है, यथाशक्ति, यथार्थ, ये सारे के सारे जो है ना अवयवी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। ये जो नी लगा है, निडर, निर्जला हो गया, इस तरह के जो वर्ड आते हैं ना, ये आपके अवयवी भाव समास में आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी।
जो क्रियाएं कर्ता द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करने का बोध करती है उन्हें कौन सी क्रियाएं बोलते हैं? तो उन्हें कौन सी बोली जाएगी? उन्हें प्रेरणार्थक क्रियाएं, यानी कि कोई क्रियाएं जो किसी दूसरे से करवाई जाती है। जैसे मैंने तुमसे पत्र लिखवाया, अध्यापक ने छात्र से पानी मंगवाया, मतलब जो किसी दूसरे से कर्ता द्वारा स्वयं ना करके किसी अन्य व्यक्ति से करवाई जाती है, तो कौन सा हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रियाएं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, समाज से बनने वाले नए पद क्या कहलाते हैं? समाज से, देखो हमने अभी पढ़ा था समाज। समाज का मतलब आपका क्या होता है? किसी चीज को संक्षिप्त करना, और संक्षिप्त किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था रेल पर चलने वाली गाड़ी, और रेल पर चलने वाली गाड़ी के अंतर्गत हमने ये किया था कि जो बीच वाले शब्द है इनको गायब कर दिया और हमने बना दिया रेलगाड़ी। इसका मतलब कि जो समाज यानी कि समाज से बनने वाले शब्द, ये शब्द जो बन गया रेलगाड़ी, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है समस्त पद। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए समस्त पद जो है बोला जाता है समाज से बनने वाले नए शब्द को। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व को, जिस तरह से महिलाएं जो है सौंदर्य बढ़ाने के लिए, महिलाओं का सौंदर्य बढ़ाने के लिए आभूषण का यूज किया जाता है, उसी तरह से क्या हो जाएगा? काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए एक तरह से अलंकार जो है उनका यूज किया जाता है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। अलंकार की हम बात कर चुके हैं, 3 तरह के भेद होते हैं, 3 टाइप होते हैं अलंकार के। कौन कौन से? एक तो शब्दालंकार होते हैं जो क्या करते हैं? शब्दों की काव्य बढ़ाते हैं। दूसरा अर्थालंकार होते हैं जो कि अर्थों की शोभा बढ़ाते हैं, अर्थों की जो है सौंदर्य बढ़ाते हैं। और तीसरे नंबर के होते हैं उभयालंकार, यानी कि जो दोनों की, उभयालंकार जो कि दोनों की शोभा बढ़ाते हैं, शब्द और अर्थ इन दोनों की। तो ये 3 टाइप होते हैं और इन्हीं के अंदर आगे भेद होते हैं आपके जो समाज के जो और टाइप होते हैं वो सारे। रमा ने नीले रंग की साड़ी खरीदी, यह वाक्य सरल वाक्य है, इसे संयुक्त वाक्य में बदलो। देखो ये सिंपल वाक्य है, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है, कमेंट करके बता देना। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। संयुक्त वाक्य आप सभी जानते हैं संयुक्त वाक्य कौन सा होता है, 2-3 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, आंसर कर देना इस क्वेश्चन का। कर्मणी प्रयोग जो है वो किसे बोलते हैं? तो कर्मणी प्रयोग यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका कर्म वाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है, तो कर्मणी प्रयोग ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। जो काम मानवता के विरुद्ध हो उसे अमानवीय बोला जाता है। स्वसुर का तद्भव शब्द कौन सा है? तो स्वसुर का यानी स्वसुर का ससुर हो जाएगा तद्भव। तत्सम, ये तत्सम है संस्कृत का, और वैसे क्या बोलते हैं इसको? ससुर। सज्जन का स्वजन, स्वजन आपका संस्कृत का है और इसका तद्भव शब्द पूछे तो सज्जन। वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? तो वर्णों का सार्थक समूह जो उसको क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। शब्दों का सार्थक समूह उसको क्या वाक्य बोला जाता है? नेक्स्ट, दधी एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द बताना है, तो दधी का हो जाएगा कौन सा? दही, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद राघव जब वो सामान बेचेगा, यह वाक्य कृत वाच्य में है और इसे कर्म वाच्य में बदलना है। तो वाच्य के 3 टाइप थे, कृत वाच्य, कृत्रिवाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। सबसे पहले देखो राघव सामान बेचेगा, इसमें कृत्रिवाच्य है और कर्म वाच्य में बदलना है। तो जब कृत्रिवाच्य से कर्म वाच्य में बदलेंगे तो कर्म वाच्य में आपका द्वारा लगता है। जैसे राघव सामान बेचेगा और इसका कर्म वाच्य में बदलेंगे तो राघव के द्वारा सामान बेचा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है इसका वो राइट आंसर रहेगा। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें कौन सा? विशेष्य बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना विशेषण, तो विशेषण जो है वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और ये विशेषण जिसके लिए यूज होते हैं वो आपका क्या होते हैं? उनको विशेष्य बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? विशेष्य। ठीक है, इससे पहले एक हिंदी की हम मैराथन क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें 1.5 घंटे की क्लास थी, 1.5 घंटे की क्लास थी। उस 1.5 घंटे की क्लास में भी आपके बहुत सारे हिंदी के टॉपिक इसी तरह से MCQ के अकॉर्डिंग हमने किए थे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार वो और देख लेना। 1.25 घंटे की क्लास होनी चाहिए शायद, उसमें भी काफी सारे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए थे और पिछले 2021 में जो पेपर हुए थे उन सभी की PDF ये दी गई है, इसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन जो वो यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। बच्चे शेर को देखकर डर गई है वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो कर्ता के साथ ने, कर्म को, कर्ण से, कर्ता ने, तो कौन सा आ जाएगा इसका? बच्चे शेर को देखकर डर गए, तो को किस में आ जाएगा? कर्म के साथ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि धातु डैश धातु वे है जो किसी दूसरे शब्द से न बने हो, जैसे करना, बैठना, चलना आदि। तो इसका आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? तो कौन सी धातु है जो किसी दूसरे शब्द से न, दूसरे शब्द से नहीं बनी होती, वो तो मूल ही होगी ना, मूल शब्द। प्रेरणार्थक आपकी कौन सी होती है? जो किसी दूसरे से करवाया जाता है। योगी किसी से बनी होती है, तो ये वो धातु है जो दूसरे शब्द से नहीं बने होते, मूल आपकी धातु हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। आत्मजा समन शब्द का समानार्थक शब्द, आत्मजा किसके लिए बोला गया है? पुत्री के लिए बोला गया है, तो कौन सा? पुत्री
बेटी, इनके लिए आपका समानार्थक शब्द हो जाएगा आत्मजा। यथार्थ का विलोम शब्द जो है वो कौन सा है? तो यथार्थ का आपका शब्द कौन सा हो जाएगा? कल्पना, यानी कि आदर्श कल्पना, ये इसके क्या है? विलोम शब्द हो जाएंगे आदर्श कल्पना। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन से अलंकार का उदाहरण है? तो इसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। और हाँ, श्लेष के बारे में हमने अभी पढ़ा, जिसमें एक के साथ आपका कौन सा दूसरा चिपका हो, जिसके साथ दूसरा अर्थ चिपका हो वो श्लेष अलंकार। एक अनुप्रास हमने पढ़ा था, अनुप्रास के अंदर क्या है? एक वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति, एक वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है, उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। और एक यहाँ पर दिया गया यमक अलंकार, और यमक का मतलब क्या होता है? इसके अंदर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पुनरावृत्ति, ठीक है, इसको लिख लेना पुनरावृत्ति। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या हो जाएगा? काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें देखो घटा यहां पर भी आ गया, घटा यहां पर भी आ गया, एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन दोनों का मतलब अलग बनता है, क्योंकि यहां पर घटा का मतलब है बादल, काली घटा यानी काले बादल, घमंड घटा का मतलब उसमें कमी आना। दोनों का मतलब अलग अलग है, लेकिन जो शब्द है ना उसकी पुनरावृत्ति हुई है, वो शब्द आपका दो बार आ चुका। अनुप्रास में सिर्फ वर्ण दो बार आए थे, है ना, चारू चंदल की चंचल किरणें, इस तरह से जो था वो आपकी उसमें च च की पुनरावृत्ति थी। इसमें आपके पूरा का पूरा शब्द जो है उसकी पुनरावृत्ति है, ये हो जाएगा यमक अलंकार। इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी रूपक। संज्ञाओं के समान सर्वनामों में वचन और कारक है, परंतु डैश के कारण इसका रूप नहीं बदलता। तो इसका कौन सा हो जाएगा? लिंग के कारण इसका नहीं बदलता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दिया गया कि हीन एक विशेषण है, इसका भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो हीन का आपका कौन सा हो जाएगा? हीनता। और हीनता की भी स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, कौन सी है? कमेंट कर देना, आप सभी के लिए रहेगा। चलो देखो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? हीनता, ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपको, क्योंकि इस तरह की एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, उसमें ये भी दिया होता है कि आपके सामने जैसे हीनता ये दिया होगा, आपको इनमें से सही छांटना है कि इनमें से कौन सा है। तो इस तरह से भी आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी एग्जैक्ट इसको किस तरह से लिख सकते हैं।